हेलो। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। ठीक है, आज से जो हम आपके सामने लाए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चौथा अभिक्रिया पढ़ेंगे, चौथा प्रकार पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आखिर इसे कहते क्या हैं, कैसे होता है ये तो समझिएगा। ठीक है, हमारे पास जो डिफिनेशन है और डिफिनेशन ऐसा है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आयनों का आदान प्रदान, मतलब आयन बदलता है। आयन का मतलब हो गया प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। क्या होगा? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। ये आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यदि सिंपल भाषा में समझा जाए तो इसका जो जनरल तरीका होता है इस प्रकार से होता है कि AB प्लस CD। ठीक है, क्या? AB प्लस CD, AB और CD जो है उससे क्या बना? आपस में एक्सचेंज होके AC और BD बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? AB प्लस CD AC प्लस BD। ठीक है, उदाहरण के साथ अगर समझा जाए, ध्यान दीजिएगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड क्या बना दिया? BaSO4 और NaCl। ध्यान देने वाली बात है यहाँ सोडियम के पास प्लस चार्ज, इस सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज, बेरियम प्लस क्लोराइड माइनस। ठीक है, अब हुआ क्या? सोडियम और क्लोराइड आपस में आयन चेंज कर दिया, प्लस माइनस, तो क्या बना लिया? NaCl। और सल्फेट और बेरियम आपस में आयन चेंज करके बेरियम सल्फेट बना लिया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें होता क्या है? दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं का समूह आपस में आयनों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आया? मतलब आपस में आयन का अदला बदली करेंगे और एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी में इसका क्या है? एक है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है? अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जो जल में अविलेय पदार्थ होता है। जल में क्या होता है? अविलेय पदार्थ को क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। मतलब जल में घुलता नहीं। इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा समझिएगा। इसका परिभाषा है वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि उपचयन तथा अपचयन क्या होता है। उ का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब बढ़ना। ठीक है, मतलब वृद्धि। ठीक है, हम जो समझा रहे हैं समझिएगा। वृद्धि किसका वृद्धि? तो ऑक्सीजन का। तो उपचयन का नाम से ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए। उपचयन एक प्रकार का अभिक्रिया है जो बढ़ता है, वृद्धि करता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन बढ़ता है तो हाइड्रोजन जो होगा वो घटेगा। क्या होगा? हाइड्रोजन
घटेगा। बात समझ में आया। ऊ से उपचयन, ऊ से ऊपर माने बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन। बात समझ में आया। तो उपचयन में क्या है परिभाषा समझते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होता है। हमने बताया ऊपर माने बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। हमारे पास एग्जाम्पल है, उसे ध्यान दीजिएगा। C+O2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कार्बन में ऑक्सीजन है नहीं है, बट इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? बढ़ गया और क्या बन गया? CO2। यहाँ देखिएगा इसमें H2S है जिसमें हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है? S। इस S में क्या हो गया? हाइड्रोजन खत्म हो गया। तो इसमें क्या देखा जा रहा है? पहला में क्या हो रहा है? पहला में हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि, और दूसरा में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का दूसरे इक्वेशन में कमी हो रहा है। तो दोनों क्या है? दोनों है से उपचयन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि पहला इक्वेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन दूसरा में हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। ठीक, तो सिंपल भाषा में समझना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें जब अभिक्रिया होता है तो ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं अपचयन। ध्यान दीजिएगा, अप का मतलब नीचे होता है। क्या होता है? नीचे, माने घटेगा। घटना माने कमी होगा। किसका कमी होगा? सोचना है। कमी होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ये दिमाग में रखना है। किसमें? अपचयन में। देखिएगा यहाँ से परिभाषा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिएगा N2 + H2। इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ N2 में हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया। बात समझ में आती? NH3 बन गया, मतलब हाइड्रोजन बढ़ा तो क्या हो गया? अपचयन। सेकेंड इक्वेशन देखो, जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिस जिंक में ऑक्सीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा उपचयन अभिक्रिया के बारे में और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन में बढ़ता है ऑक्सीजन, घटता है हाइड्रोजन, और इसमें बढ़ता है हाइड्रोजन और घटता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके पर जो हमने बताया था उपचयन अपचयन वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि वो दोनों समझ लिए तो इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये तभी संभव है जब आप उपचयन और अपचयन के बारे में जानते हैं। कैसे? देखिए, इसका परिभाषा क्या कहता है? कहता है कि जब किसी अभिक्रिया में उपचयन
और अपचयन दोनों साथ में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। दोनों होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2 है कि नहीं? देखिए यहाँ पे CuO, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं है, और देखिए इस Cu में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, मतलब घट गया। इस यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, तो इन दोनों में क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गया, इसलिए इसको बोला गया है अपचयन। क्या बोला गया है? अपचयन। अब इसमें क्या है देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बट इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया, सॉरी ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये दोनों क्या बन गया? ये दोनों बन गया उपचयन, माने बढ़ गया क्या? ऑक्सीजन बढ़ गया। इसीलिए हमने क्या किया? इसे कहा उपचयन, इसे कहा अपचयन। क्यों कहा? क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन बढ़ रहा है और इस केस में ऑक्सीजन घट रहा है। तो यह से एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दोनों उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए एक कैसा अभिक्रिया है? ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आई बात समझ में? मतलब दोनों साथ साथ होना चाहिए, रेडॉक्स भी और सॉरी उपचयन और अपचयन दोनों, तो उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसी में पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण को आप भली भांति समझ रहे होंगे, यदि नहीं समझते हैं तो समझा देंगे। संक्षारण का मतलब समझिएगा जंग के बारे में। क्या? जंग लगना। आप देखे होंगे कि जो लोहा होता है, लोहा को जब हम छोड़ देते हैं वायुमंडल में, कहाँ पे? वायुमंडल में, ठीक है, तो क्या होता है कि लोहा के ऊपर एक नया परत चढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसे कहते हैं जंग लग गया। क्या कहते हैं? बोलते हैं जंग लग गया, है ना, बोलते हैं। तो जंग है क्या? वही जंग क्या है? वही जंग क्या है? संक्षारण है। समझ में आया? तो इसका परिभाषा समझिएगा, ठीक है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह ऑक्सीजन या से अभिक्रिया करता है, और जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। मतलब से कोई धातु है, जब उसे हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है? अम्ल भी होता है, आर्द्रता होता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है? वह ऐसे जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और एक परत बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। इसमें क्या है? इसमें लोहे के ऊपर भूरा कलर का, ठीक है, लोहा के ऊपर क्या? भूरा, चांदी के ऊपर काला और तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है। आप देखे होंगे कि लोहा है से भूरा कलर का हो जाता है, चांदी क्या होता है? काला हो जाता है, ठीक है, तांबा हरा हो जाता है। तो यह है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। मतलब धातु को हम वायुमंडल में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक नया परत बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण। ठीक है। अब ये इसमें हम समझेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो देखो, पहला हम पेंट कर सकते हैं, पेंट तो कर ही सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं,
जिंक का लेप चढ़ा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो जंग से बचाने के लिए या तो पेंट कर दो, या तो ग्रीस लगा दो, या तेल लगा दो, या जिंक का लेयर चढ़ा दो, जिसको बोलते हैं यश दलेपन। क्या कहते हैं? यश दलेपन। कोई दिक्कत? अब है से जो हम बताने वाले हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, विकृत गंधिता। आप देखे होंगे कि अपने हमारे घरों में जब कोई सामान रहता है, जैसे सब्जी हो गया, क्या हो गया? सब्जी। तो खासकर गर्मी के मौसम में, कहाँ पे? गर्मी के मौसम में क्या होता है, उसका जो सब्जी है वो खराब हो जाता है। तो क्या आप सोचेंगे कभी कि खराब क्यों हो जाता है? तो खराब होने का रीज़न है, तो खराब होने का रीज़न है कि उस वह से विकृत हो जाता है। माने विकृत माने खराब, और गंध माने सुगंध। तो उसका जो गंध होता है वो खराब हो जाता है। कैसे? सुनिए कहानी, इसमें कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी वसायुक्त या तैलीय पदार्थ, जब तैलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ को करते हैं लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं, तो उसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है? उसका स्वाद बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखे होंगे कि जो हमारा सब्जी वगैरह है तो छोड़ देंगे, जैसे ढुसका वगैरह बनता है ना घर में, तो ढुसका या जैसे पुआ पकवान बनता है, तो क्या होता है कुछ समय बाद गर्मी में हाफ टाइम के बाद या शाम तक उसमें खराबी आ जाता है, मतलब गंध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो हमारा चिप्स मिलता है दुकान में, चिप्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि खराब ना हो। नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है, जो चिप्स वगैरह होता है वो खराब नहीं होता है। यह प्रक्रिया अधिकतर गर्मियों में देखो मिलता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है, उसका जो गंध होता है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो आज कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे पढ़ ले, समझ ले और तैयारी करें, क्योंकि जो बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू द पॉइंट अपनी भाषा में लिखा हुआ क्वेश्चन है, टॉपिक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर में नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।